सबसे पहला सवाल तो ये है कि साहित्य को दलित दृष्टि से क्यों देखा जाए। साहित्य साहित्य जैसा मार्क्स कहते हैं, साहित्य मानवता की भाषा। बहुत जो कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है, तो कहते हैं कि दलित साहित्य कहने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो केवल साहित्य की बात करनी चाहिए। ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जरा ये समझने की जरूरत है कि वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। मेरे विचार से ये ऑप्रेस्ड ग्रुप का साहित्य है, इसलिए इसकी दृष्टि फर्क है। मैंने कुछ समय पहले ब्लैक अमेरिकन्स के ऊपर काम किया और दलित को साथ में जोड़ा। एक किताब पब्लिश की है जो ब्लैक अमेरिकन और दलित उनका प्रेडिकेमेंट है, इंग्लिश में है किताब, लेकिन मैंने कंपेयर किया है दोनों और उसमें मैंने ये कहा कि दोनों ग्रुप ऑप्रेस्ड ग्रुप हैं, उनका प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन एक है, उनका प्रोसेस ऑफ लिबरेशन एक है, और अंत में ह्यूमन ऑर्डर तक पहुंचने का तरीका भी है। फर्क इतना है कि हिंदुस्तान में उनको एक तरीके से दबाया गया और अमेरिका में दूसरे तरीके से दबाया गया। वहां रेस के नाम पर या कास्ट के नाम पर, उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रेस के नाम पर अगर आप ऑप्रेस करते हैं तो कभी किसी स्टेज पर आकर वो उससे निकल सकते। जैसे जो गुलाम थे अमेरिका में 400 साल तक गुलाम रहे। अमेरिका में जो गुलाम होते थे वो अगर किसी तरीके से मेहनत करके पैसे बचा लें तो वो फ्री हो सकते। ऐसी एक किताब है रूट्स हेली की, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पैसे जमा करके वो फ्री हो गया और बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन की तरह रहने लगे। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ जो दलित है, अनटचेबल से मेरा मतलब है, यहाँ दलित तो बाद में उसका इस्तेमाल किया गया, उसको एक दायरा बढ़ा दिया गया। यहाँ जो अनटचेबल थे वो पैदा अनटचेबल होते थे, जिंदा भी अनटचेबल रहते थे और मरते समय भी अनटचेबल। कोई रास्ता निकलने का नहीं था, कंडेम्ड थे। ऐसा क्यों हुआ हमारे हिंदुस्तान? वहां तो उन्होंने रेशियल सुपीरियरिटी के नाम पर दबाया, भारत में धर्म के नाम पर दबाया। जो सबसे खराब काम किया हिंदुस्तान में वो ये कि उनके जहन में ये बैठा दिया गया कि आप डिजर्व करते हैं जहां आप हैं, इससे आप अगर निकलना चाहें तो अच्छे काम कीजिए और हो सकता है अगले जन्म में आप सवर्ण परिवार में पैदा। ये जो कंडीशनिंग था इसको निकालना बड़ा मुश्किल। और आप देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका में करीब 300 रिवोल्ट्स हुए, 300, और कुछ तो इतने ज्यादा वॉयलेंट थे कि पूरे के पूरे गांव को, व्हाइट को खत्म कर दिया। हालांकि उसके बाद वो मारे गए, वो दूसरी बात है। हिंदुस्तान में क्योंकि उनका कंडीशनिंग धर्म के नाम पर था, एक भी विद्रोह नहीं हुआ। ये कॉन्शियसनेस ही पैदा नहीं होने दी। इतना ज्यादा दबाया है, कंडीशनिंग किया है कि आज भी फ्री होने के इतने अरसे बाद अभी भी वो उतने फ्री नहीं है जैसे और ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि वो इंटरनलाइज हो गया है। उनका जो ऑपरेशन है वो इंटरनलाइज हो गया है और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सदियां लग जाएंगी, जैसे सदियां लगी उनको ऑपरेस करने में,
वैसे सदियां लग जाएंगी उससे निकलने में। तो जब ये ऑपरेस ग्रुप निकलने की कोशिश करता है, उससे पहले उन मिथ को तोड़ना जरूरी है जिन मिथ ने उनको इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर किया। और मिथ हमारे यहाँ तो यही है कि आपने कोई कर्म खराब किए होंगे इसलिए आप इस जन्म में अछूत बने। ये जो मिथ है अम्बेडकर ने तोड़ने की कोशिश की। एक उनका बहुत लंबा लेख है जो पढ़ने की जरूरत है, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। बहुत अच्छा लेख, अपने आप में एक थीसिस है वो, और उसका मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं तो हो सकता है कि आप टेम्प्टेड हो उसे पढ़ने के लिए। एक जाति पात विरोध मंडल था पंजाब में, लाहौर में, जाति पात तोड़क मंडल। उन लोगों ने अंबेडकर को अप्रोच किया और ये कहा कि आप हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल भाषण दीजिए, हम चाहते हैं आपको बुलाना। क्योंकि इनकी ख्याति थी, बहुत बड़े विद्वान भी हैं और दलित नेता भी हैं, विदेशों में जाकर रहकर आए थे, अमेरिका से डिग्री ली, फिर इंग्लैंड गए, बड़ौदा के महाराजा की मदद से वो अमेरिका गए और फिर इंग्लैंड गए। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा। इन्होंने करीब 65 पेजेस का एक बड़ा लंबा लेख लिखा, उसमें उन्होंने अटैक किया रिलीजन को। उन्होंने कहा कि हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर दलित है वो इसलिए ऑप्रेस्ड है कि धर्म ने उसे दबा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू क्रूअल नहीं है, वो इसलिए अत्याचार करते हैं अनटचेबल्स पर क्योंकि वो धार्मिक है। देखिए कैसी बात कही है, वो धार्मिक है, उनको डर लगता है कि धर्म से हम धर्म के खिलाफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह की बहुत सी बातें कही उसके अंदर, और ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी खत्म हो भारत से तो आपको इसके जो बेसिस है धर्म का वो हटाना पड़ेगा। उन्होंने जब इसको पढ़ा तो वो लोग बहुत चौंके, क्योंकि वो इतनी दूर तक अम्बेडकर के साथ जाने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने ये कहकर उस लेख को वापस कर दिया कि आप इन पोर्शंस को हटा दीजिए, तब हम आपको अलाउ करेंगे प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने के लिए। अम्बेडकर ने कहा कि मैं इनको नहीं हटाऊंगा, क्योंकि उनका अटैक तो धर्म पर था। लेकिन सारा का सारा दारोमदार जो है वो धर्म पर है। यही इसी ने ये ट्रिक खेली है, इसी ने उनका जीवन खराब किया है, और मैं अगर उसको हटा दूंगा तो मेरा लेख बेमानी हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि वो कैंसिल हो गया प्रेसिडेंशियल एड्रेस और अम्बेडकर नहीं गए। और उसके बाद उन्होंने अपने खर्चे से उस लेख को छपाया। उसके अंदर गांधी के साथ भी उनका कुछ वार्तालाप है, लेटर्स एक्सचेंज हुए, उनका भी जिक्र है, जिसके अंदर वर्ण और कास्ट को लेकर डिस्कशन है। गांधी जी कहते थे कि वर्ण और कास्ट एक ही चीज़ है। अम्बेडकर ने कहा कि ये सही नहीं है, तो ये आप गलत कह रहे हैं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वर्ण कास्ट ही है। पहले डिवीजन था सोसाइटी के अंदर लेबर का, बाद में डिवीजन लेबरर का हो गया। खैर ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि अम्बेडकर जानते थे कि इस जकड़न से निकलना कितना मुश्किल है उनके जाति भाइयों के लिए। तो उन्होंने फिर और तरीके निकाले, मिथ को भी तोड़ने के तरीके निकाले। जैसे उन्होंने टेम्पल के अंदर एंट्री की, सागर में गए, उसका विरोध किया, लोगों ने रोका, लेकिन उसके बाद भी वो गए और एक मूवमेंट तैयार किया। दूसरा,
वो सोचते थे कि अगर हम हिंदू धर्म में रहे, जो हिंदू धर्म डेमोक्रेटिक नहीं है, अगर हम हिंदू धर्म में रहे तो हमको समानता कभी नहीं मिलेगी, तो वो उसके ऑल्टरनेटिव तलाश करेंगे, किस धर्म को एक्सेप्ट करें। वो हिंदू धर्म से बाहर निकलने के रास्ते तलाश। गांधी जी से उनका मतभेद था, उनका बहुत डिस्कशन हुआ गांधी, और गांधी जी ने कहा कि ये तो हिंदू है। अगर आपको याद हो तो एक दफा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये गए, अम्बेडकर जी गए थे, तब वहाँ उन्होंने ये प्लीड किया कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। गांधी जी खिलाफ थे इसके। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू है, इनको अलग इलेक्टोरेट क्यों दिया जाए। तो अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड, मेरा कोई होमलैंड, इसका मतलब मैं भारत का वासी नहीं हूँ, और अगर हम हिंदू हैं तो आपने हमको वो स्थान क्यों नहीं दिया। तो इसलिए मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने, गांधी जी ने लंबा स्ट्राइक किया, हंगर स्ट्राइक किया, और जब उनकी ये हालत हो गई कि कहीं डेथ ना हो जाए तो अम्बेडकर रिलेंट किए और उन्होंने उनको कहा कि नहीं, आप लीजिए, जो आप कहेंगे वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तब पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी ने पास तोड़ा और उनके लिए नए तरीके से इलेक्शन का प्रावधान किया, जिसके अंदर उनको ज़्यादा सीट्स मिल रही थी, लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं मिला। और उनको हमेशा ये अफसोस रहा कि मैंने गांधी जी की बात मानी। बाद में उन्होंने सबके साथ, अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। एक बहुत बड़ा स्टेप था उनकी लाइफ में। पहले तो वो कभी मुस्लिम बनने की सोचते थे, कभी सिख बनने की सोचते थे, कभी क्रिश्चियन बनने की सोचते थे। अंत में उनको ये समझ में आया कि बुद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और बुद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो है कौन, ये इनके साहित्य के अंदर बार बार प्रश्न उठा। ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो है, अस्मिता का क्वेश्चन, बार बार उनके साहित्य में उठता है, और इसका जवाब उनको आसानी से नहीं मिलता। और जब आप अस्मिता की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आप इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, रिलीजन में जाते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए एक बैकग्राउंड तैयार करती है आइडेंटिटी के लिए। जब वो हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका तो कोई स्थान ही नहीं है हिस्ट्री में, धर्म में भी स्थान नहीं है, तो क्या करें, कहाँ पर अपनी अस्मिता तलाश करें। तो अम्बेडकर ने एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशन तलाश की, एक सेकुलर ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशन तलाश की। उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि कंप्लीट नहीं कर सके मरने से पहले, द रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। उसके अंदर उन्होंने पूरी हिस्ट्री को इस नजरिए से देखा है, कैसे रेवोल्यूशन हुआ, सामाजिक बदलाव आया। बुद्ध के ज़माने में उन्होंने बराबरी का मैसेज दिया, और किस तरह से काउंटर रेवोल्यूशन आया जब ब्राह्मण पावर में आया। 1000 साल तक बौद्ध धर्म को स्वीकृति मिली भारत में। उसके बाद ब्राह्मणों ने एकजुट होकर उनको हटा दिया। विश्वामित्र के आने के बाद फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया, और यहाँ तक हुआ कि बुद्ध धर्म तो देश के बाहर ही चला। काउंटर रेवोल्यूशन हुआ, और उस काउंटर रेवोल्यूशन के बाद ही मनुस्मृति आई और पाराशर आए, और उन्होंने एक नया कानून बना दिया, और यहाँ तक तय कर दिया कि उसी क्राइम के लिए दलित उस जमाने में शब्द नहीं था, शूद्रों के लिए और उच्च जाति के लोगों के लिए अलग अलग कानून है। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी तारीफ होती है मनुस्मृति की
हालांकि दलित लोग तो बहुत खिलाफ है, उनको जला भी चुके हैं, लेकिन मैंने पढ़ी इस संबंध में उसको, तो मुझे लगा कि ये कैसा कानून है भाई कि अगर एक ब्राह्मण किसी दलित से, शूद्र से की लड़की से शादी करता है तो एक तरह का पनिशमेंट है, अगर एक शूद्र किसी ब्राह्मण की लड़की से, क्षत्रिय लड़की से शादी करता है तो पनिशमेंट दूसरा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है और इतनी ज्यादा जकड़न पैदा कर दी उनकी लाइफ के अंदर कि उससे वो निकल नहीं सके। ब्राह्मण लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। ये जो कोशिश है एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशन बनाने की, वो अम्बेडकर ने कोशिश की और जिससे वो रिहेबिलिटेट हो सके। आप बगैर हिस्ट्री के आइडेंटिटी की तलाश नहीं कर सकते। ये क्लस्टर होता है रिलेशनशिप का, जिसकी वजह से हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो यही वो कोशिश करते थे कि किसी तरीके से उनको एक सपोर्ट मिले और अपने साथियों से कहते थे कि आप स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, यही एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि इतना आसान नहीं है इन चीज़ों से निकलना। ये जो दिमाग के अंदर उन्होंने बैठा दिया है उनके कि आप डिजर्व करते हैं, जहाँ आप हैं वो आप डिजर्व करते हैं, इसको निकालने में सदियों लग जाएंगे। मैं आगे जिक्र करूंगा एक दो राइटर्स का जिन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ने की कोशिश की ना। उनका साहित्य जो है इसीलिए डिफरेंट है दूसरे साहित्य से, और इसको कमतर नहीं आंकना, उनको नीचा नहीं मानना, क्योंकि ये उनकी वॉइस ऑफ ऑप्रेस पीपल है। तीन बातें उनके साहित्य में दिखाई देती हैं। एक तो उनकी समाज में स्थिति क्या है। हर लिटरेरी क्रिएशन के अंदर ये बात बार बार आती है, चाहे वो लिम्बाले की आत्मकथा हो, खरमाशी हो, या वाल्मीकि की हो, जूतन हो, कोई भी आप दलित साहित्य उठा लीजिए, उसके अंदर ये प्रश्न से जूझते कि उनकी समाज में स्थिति क्या है और क्यों है, ये भी जानने की कोशिश करते। दूसरा सवाल क्वेश्चनिंग है, उसको क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं। और तीसरा एक ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं। दो फेजेस इनके स्ट्रगल में आए साहित्य के अंदर भी। इनका साहित्य एक मूवमेंट का हिस्सा है, सोशल मूवमेंट का हिस्सा है। ये नहीं मानना चाहिए कि साहित्य अलग है, उनका सोशल मूवमेंट अलग है। वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है साहित्य में भी जो रियल लाइफ में होती है। तो दो स्टेजेस हैं इनके उसमें। एक स्टेज तो है जिसके अंदर वो अपील करते हैं सवर्णों से कि भाई हमको न्याय दो, आप हमको वही स्थान दो समाज में जो हमको प्राप्त होना चाहिए, जो आपको प्राप्त है। उसके बाद दूसरा फेज आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम ये हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं। ये दोनों स्टेजेस ब्लैक अमेरिकन के उसमें भी आए थे और व्हाइट मैन लिसन उन्होंने कहा एंड ब्लैक मैन स्पीक, ये दो स्टेजेस थे। और ये इनके सारे आत्मकथाओं में या कविताओं में या लेखों में दिखाई देते हैं। ये इसके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है कि ये प्रोटेस्ट का साहित्य। लेकिन अगर आप ज्यादा गहराई से जाकर सोचें तो जो अच्छा साहित्य होता है वो प्रोटेस्ट का साहित्य। हो सकता है कि उसका आर्टिस्टिक एस्पेक्ट कभी बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन साहित्य प्रोटेस्ट का साहित्य ही होता है, क्वेश्चन करता है सामाजिक मूल्यों को, स्थिति को। मैं कह रहा था कि इनका साहित्य प्रोटेस्ट का साहित्य
और वर्ल्ड का अच्छा साहित्य, प्रोटेस्ट साहित्य, मैं इसके कला पक्ष को नकार नहीं रहा। मैं एंगर एंड बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ट्वीट किया था 30 में, उन्होंने ये सवाल उठाया, क्या दोनों में विरोधाभास है और क्या एंगर को एक डायरेक्शन दिया जा सकता है? क्या उस हॉर्स के ऊपर सवारी की जा सकती है एंगर पे? क्योंकि अगर ज्यादा एंगर रहेगा तो उसका आर्टिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। एक सेमिनार हुआ था शिमला में ब्लैक्स पर और दलित पर, इसमें धर्मवीर आए थे। तो लेखक हैं, IAS अधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ कहा अपने साथियों से, करीब 7-8 दलित लोग आए थे, राइटर्स, नमिश राय भी थे उसमें और धर्मवीर थे, बाकी लोग थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप इसके आर्टिस्टिक पक्ष को नकारे नहीं, ऐसा न करें कि ये एस्पेक्ट आप इग्नोर करें। एक्सपीरियंस का फोर्स जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिस्टिक एस्पेक्ट भी जरूरी, कैसे कहना है ये भी जरूरी। यही बात हम लोग, और इसके अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, और ये राइटर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या डायरेक्शन देना है। मैं भी आपको एक कहानी बताऊंगा इसके अंदर ये इससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की है। और एक ह्यूमन, हमारे कंट्री के अंदर भी दलित लेखक ट्रस्ट से जुड़े, खासतौर से महाराष्ट्र, नामदेव दसाल, बाबूराव बागुल, डांगले, इन लोगों ने इसी क्वेश्चन को रेज किया दो शतक बाद, 2 डेकेड बाद, और उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम इस एंगर को दिशा दें, उसको डायरेक्शन दें और उस लेवल पर ले जाएं जहां ह्यूमन वैल्यूज एस्टेब्लिश हो। ये न लगे कि केवल हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हम उसको कुछ एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 3 तरह की कॉन्शियसनेस होती है किसी साहित्य को बनाने में, ये मैं रेमंड विलियम्स के माध्यम से कह रहा हूँ। एक तो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस और दूसरी एक्चुअल कॉन्शियसनेस। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के मायने ये है कि जो अब तक हुआ है वो आपके पास है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप, और एक्चुअल कॉन्शियसनेस जो अब हो रहा है उसको आप एग्जामिन करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट, और इन दोनों के फ्यूजन से, मिलने से साहित्य तैयार होता है। लेकिन यही नहीं खत्म हो जाता, एक और एलिमेंट है इसमें जिसका जिक्र गोल्डमैन करते हैं, जिसको पॉसिबल कॉन्शियसनेस कहते हैं, संभावित चीज। तो उसमें डायरेक्शन देते हैं, किस डायरेक्शन के अंदर आप एक्सपीरियंस को ले जा रहे हैं। अभी मैं आपको बंधुआ लोग उसमें किस तरह से ये पॉसिबल कॉन्शियसनेस नहीं, तो इन तीनों के मिलने से ही एक साहित्य बनता है। जरूरी नहीं है कि पॉसिबल कॉन्शियसनेस हो, डायरेक्शन हो, लेकिन अगर डायरेक्शन होगा तो मानवीय जो स्तर है वो आपको साफ पता लग जाएगा, कि मालूम हो जाएगा कि राइटर क्या कहना चाहता है। तो ये एंगर और बियॉन्ड का सवाल महाराष्ट्र में भी उठा, और वहाँ उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि बगैर इसके बियॉन्ड जाए, बगैर उसको डायरेक्शन दिए हम अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते। देखिए मैं आपको दसाल की एक पोएम बताता हूँ, ये मैंने ट्रांसलेट की है इंग्लिश से, इंग्लिश में है ये। सूर्य की तरफ पीठ करके वे अंधकार के यात्री बने रहे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमको उस बोझ को उठाकर फेंक देना है
हमने अपना खून बहाकर ऊंची इमारतें बनाई और बदले में हमें पत्थर खाने के लिए मिले। अब हमको ऊंची इमारतों को उड़ा देना चाहिए। उसके बाद वो अम्बेडकर का जिक्र करते हैं, 1000 साल बाद हमको एक नेता मिला जिन्होंने सूर्य की ओर देखकर चलना सिखाया। अब तक अंधकार में सूर्य की तरफ पीठ करके चल रहे थे। हमको सूरजमुखी की तरह अपने चेहरों को सूर्य की तरफ करके चलना चाहिए। दोनों बातें हैं, क्वेश्चनिंग भी है, एफर्मेशन भी है, रिकंस्ट्रक्शन भी है। अब मैं एक अहम सवाल पर आता हूं, क्या नॉन दलित दलित लिटरेचर लिख सकता है? इसके ऊपर बड़ी बहस हुई और कुछ दलित लेखक भी हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अगर उनके अंदर संवेदना है, वो कॉन्शियसनेस है, तो वो दलित साहित्य लिख सकते हैं। साहित्य ऐसा होना चाहिए जो उनके नजरिए से दुनिया को देखे। कुछ लोग कहते हैं कि लिख ही नहीं सकते, सिर्फ दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर दलित उसी तरीके के एक्सपीरियंस से गुजरा हो। अगर आप इंटेंसिटी से महसूस करते हैं किसी चीज को, तो क्यों नहीं लिख सकते? एक सरुकाई साहब हैं जिन्होंने अपने एक लेख में हैबरमास का जिक्र किया है, जिसने कभी ज्यूस के एक्सपीरियंस को नहीं झेला, लेकिन उन्होंने ज्यूस के ऊपर थ्योराइज किया। अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑपरेशन से या ऑपरेस लोगों से, तो क्यों नहीं लिख सकते? अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, तो आप उस एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचाना ही नहीं। एक ऐसा स्पेस है उसके अंदर एक्सपीरियंस में जो न्यूट्रल है, जो दलित तक ही सीमित नहीं है, जैसे ऑपरेशन है। मैं मार्क्स के उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कास्ट से क्लास में जरूर कन्वर्ट किया जा सकता। ऑपरेशन कहीं भी हो, किसी भी हिस्से में हो वर्ल्ड, वो ऑपरेशन एक कॉमन ग्राउंड तैयार करता है। तो अगर वो कॉमन ग्राउंड तैयार करता है, तो क्यों नहीं लिख सकता? नॉन दलित क्यों नहीं लिख सकते? खास तौर से प्रेमचंद को लेकर बहुत बहस होती है और उनका कफन कहानी को लेकर बहुत चर्चा हुई है, और कहते हैं कि प्रेमचंद जो है वो दलित चेतना के बाद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। गोदान में उन्होंने ब्राह्मण के मुंह में हड्डी रखवा दी दलितों द्वारा, ऐसा मेरे ख्याल से किसी और राइटर ने नहीं। उनकी दो कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक सदगति और एक दूध की कीमत। इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने दलित कॉन्शियसनेस को कन्वे किया है कि मुझे नहीं लगता कोई और राइटर इस तरह से कर सकता। दूध की कीमत में तो एक दलित बच्चा है जो बराबरी का हक चाहता है एक जमींदार के बच्चे का, क्योंकि उसकी माँ ने अपना दूध देकर उस जमींदार के बच्चे को बचाया। खुद मर गई। जब मर गई तो नेचुरली दया दिखाकर जमींदार ने उस बच्चे को अपने यहाँ रख लिया और उसको खाना पीना देते थे और बच्चे के साथ खेलने की इजाजत देते थे। और रोज वो घोड़ा बनता था और उसके ऊपर वो बैठता था जमींदार का। एक दिन तंग आकर उसने कहा कि आज मैं बैठू, तुम घोड़ा बन जाओ, मैं बैठू। तो बिगड़ गया। उसने जाके अपने पिता से शिकायत की कि ये मुझे घोड़ा बनाना चाहता है। उस दिन से खाना पीना बंद कर दिया। जैसे ही रोल रिवर्स हुए, वो सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई। तो जो डिवीजन पैदा हुआ है बाहर निकल कर आ गई।
इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने इस खेल के माध्यम से जो दिमाग में दरारें पड़ी हुई हैं उनको बताया है, तो मेरा ख्याल है किसी और राइटर ने नहीं बताया। ऐसे ही सदगति में किस तरह से ब्राह्मण एक्सप्लॉइट करता है उस हरिजन को जो अपनी बेटी के ब्याह के लिए डेट निकलवाने जाता है, उसको सारा काम कराता है और अल्टीमेटली वो उससे कहता है कि ये लट्ठा पड़ा है इसका लकड़ी का, इसको चीर के तुम अलग अलग कर दो, और छोटी सी कुल्हाड़ी दी है उसको काटने के लिए। उसको बुखार है लेकिन उसकी परवाह वो नहीं करता, इतना बड़ा लट्ठा और छोटी सी कुल्हाड़ी, वो थक जाता है, थक के गिर जाता है और मर जाता है। उसमें अच्छी बात यह है कहानी में कि वो सब लोग जो दलित हैं वो एकजुट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि उस ब्राह्मण के खिलाफ एक्शन लिया जाए, एक संभावित चेतना डेवलप। कुछ कहानियों का और जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद मैं रुक जाऊँगा। ये एक्सक्लूसिविज्म से बिल्कुल अलग कर देने से दूसरे एक्सपीरियंस को सिचुएशन बेटर नहीं हो सकती। अगर ये कहें कि औरतें अपना एक्सपीरियंस औरत ही समझ सकती है, दूसरा नहीं समझ सकता, तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। शरद चंद्र ने इतना अच्छा साहित्य लिखा है और इतना बारीकी से औरतों का चरित्र चित्रण किया है कि ऐसा लगता है कि कोई लेखिका लिख रही। अगर वो इस तरह का साहित्य लिख सकता है तो और लोग क्यों नहीं लिख सकते। खैर, ये इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। तो इसके अंदर एक दो कहानी है, इसके अंदर के इंटरनलाइज ऑप्रेसिव बिलीव्स हैं, उनको जो इतना दबा दिया गया है कि उनके अंदर से वो छोटापन निकलता ही नहीं। और दूसरी दो और कहानियां हैं जिनके अंदर धीरे धीरे मानवीय मूल्यों को स्टैब्लिश करते हैं उन्हीं के लेवल पर आकर, और ऐसा लगता है कि हम दलित साहित्य मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो अर्जुन डांगले की कहानी है प्रमोशन, दूसरी है बाबूराव बागुल की जब मैंने अपनी जाति छुपाई। अर्जुन डांगले की प्रमोशन में एक दलित है जो प्रमोट हो जाते हैं रेलवेज के अंदर, सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, आउट ऑफ टर्न उनको मिल जाता है। और उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो कैसे बिहेव करें, लोग कोऑपरेट नहीं करते उनके साथ, और इनको डर लगता है कि अगर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो सब खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को अलग अलग रखते हैं ये दिखाने के लिए कि वो सीनियर ऑफिसर बन गए। रेल में सफर करते हैं, लोकल ट्रेन में तो फर्स्ट क्लास में बैठते हैं, थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं अपने सुपीरियरिटी को लेकर, लेकिन डरते भी हैं, दिखाना नहीं चाहते कि वो दलित हैं। एक दिन घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ गंदी औरतें, एक गंदी औरत और उसके बच्चे वहाँ बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। बहुत गुस्सा हुए अपनी वाइफ से, कहने लगी तुमने क्या कर रखा है, मैं अफसर हूँ, तुमने किस दिन को बुला रखा। बोले ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, पास में एक झोपड़ी में रहती थी, मैंने इनको बुला लिया तो भाई टीवी देख लिया करो हमारे यहाँ पर। बोले आज के बाद इनको ना बुला, तुम नहीं जानती हो कि मैं अफसर हूँ। थोड़ी देर बाद ही बच्चे के देखा उसके टांग में चोट लगी थी, तो कहने लगे भाई तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। बच्चा कहने लगा कि मैं वहाँ उसके घर खेल रहा था तो मैंने उसके घड़े में से पानी निकाला तो उसकी दादी ने मेरे चाटा मारा, मैं गिर पड़ा, मेरे चोट लगी। वो ऊंची जाति की थी। यहाँ पर उसके सारे जो प्रमोशन का आवरण पड़ा था वो हट गया, उसको समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ। अभी तक रिकंसाइल नहीं कर पाता है वो अपनी उस सिचुएशन से, रियल सिचुएशन से, और जो क्रिएटेड सिचुएशन है उससे। दूसरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर किस तरह से वो आदमी अपनी जाति छुपाता है। वो एक जगह पोस्टेड होता है रेलवे के अंदर, एक वो है और एक दूसरा बाहर है
वायलेंट। ये तो पोज करता है कि इसे ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण उसको ब्राह्मण समझ के अपने घर ले जाता है और वहाँ अपने एक कमरा देता है, उसको खाना खिलाता है, उसको स्नान कराता है। वो कहता है मुझे भी कविता करना सिखा दो। बार बार ये बताना चाहता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन वो सुनता नहीं। और एक दूसरा है जो चाकू लेके घूमता है और डराता फिरता है सब। एक दिन उनको पता लग जाता है कि ये तो महार है, ब्राह्मण नहीं, और उसकी पिटाई हो जाती है। कितनी देर में वो दूसरा महार चाकू लेके आ जाता है, सब डर के मारे भाग। एक तो ये है कि असर्शन कि हाँ मैं हूँ, कर लो क्या करना है, मैं हूँ दलित, ये असर्शन है। दूसरा ये है कंसीलमेंट है। तीसरा फेनो कहते हैं कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरा कलर जो है वो दूसरे कलर की तरह है, कलर के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, मेरा कलर और दूसरे कलर एक जैसा है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, तो सारी प्रॉब्लम ही हल हो जाए। तो एक जगह छुपाने वाली बात है, एक जगह असर्ट करने वाली बात है, एक जगह निगेट करने वाली, कोई फर्क नहीं। अब मैं दो उन कहानियों का जिक्र करूंगा तो मानवीय मूल्यों की तरफ ले जाते हैं। एक तो जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको बताते हैं, और दूसरे जो पॉसिबल कॉन्शियसनेस है उसको बताते हैं। एक कहानी बदुआ लोकतंत्र है, वो प्रकाश बाल की। अच्छा लिखा। उसमें क्या होता है कि एक गांव के अंदर पंचायत चुनाव होने हैं। उसके अंदर वो पंचायत के अंदर उन्होंने शेड्यूल कास्ट के आदमी के लिए रिजर्व कर दिया पंचायत की सरपंच। तो अब प्रॉब्लम हो गई सबके कि अगर ये बन जाएगा तो क्या होगा, अगर दलित बन जाएगा तो क्या होगा, सारी उनकी जो प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाएगी। पहले तो ये कोशिश करते हैं कि कोई आदमी पर्चा ही ना भरे, या अगर भरे तो उसको डरा के बैठा दे। लेकिन एक आदमी था जिसने कि हिम्मत करके पर्चा भर दिया और वो निर्विरोध चुनाव जीत गया। और उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। वो जाता है तो उसको ऑफिस में घुसने नहीं देते, चार्ज नहीं देते, पुलिस वालों पे जाता है वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, शहर में जाता है वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि उसको कोई काम भी नहीं देता। ये हालत हो गई, भूखों मरने की नौबत आ गई। तो वो कहता है ये बलुआ लोकतंत्र है, मैं क्या करूं। इसके अंदर अंदर वो संभावित चेतना नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी कहानी बहुत मायने खेज है, हालांकि एक मुसलमान ने लिखी है, ये रजा का नाम है, एकलव्य का अंगूठा। इसमें एक दलित है, बहुत ब्राइट है, और वो इतना ब्राइट है कि अपने काबिलियत के बूते पर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन मिल गया। और वो कॉलेज है जिसके अंदर सब सवर्ण है, अच्छे अच्छे घराने के बच्चे हैं। जब वहाँ पहुँचता है तो प्रिंसिपल को बुलाता है, तो वहाँ वो इमेजिन कर रहा है कि प्रिंसिपल नहीं है, द्रोणाचार्य बैठे। खैर वो कहते हैं भाई तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ सब अच्छे अच्छे घर के बच्चे आते हैं, बहुत ब्राइट आते हैं, तुम कैसे कम्पीट करोगे। कहने लगे साहब मैं कोशिश करूँगा। और वो उन प्रिंसिपल साहब की फोटो अपने कमरे में, हॉस्टल के कमरे में लगाए हुए हैं, पूजा करता है। होता ये है कि इम्तहान में वो सबसे अच्छे नंबर आते हैं, वो टॉप करता है, और बाकी अच्छे अच्छे लड़के पीछे रह जाते हैं। प्रिंसिपल साहब को बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने बुलाया उसको अपने कमरे में, कहने लगे कि तुमको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो उसने कहिए क्या कर सकता हूँ मैं। बोले मैं तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा। अच्छा, वो सोच रहा था प्रिंसिपल कि ये गिर आएगा मेरे सामने और ये रिक्वेस्ट करेगा कि ऐसा ना करिए, मेरा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन उसने 2 मिनट सोचा तो चाकू उठा के अपना अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा दी। खैर
चला आया। फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया और इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। फिर एक ऐसा मौका आया कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके अंदर प्रिंसिपल साहब को सदारत करनी थी और ये भी आया था उसके अंदर हार्ट सर्जरी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना था। उससे मिलने गए तो उसने पूछा कि तुम कैसे आए हो? कहने लगा कि मैं दिल की खुली शल्यचिकित्सा का खुला प्रदर्शन देने आया हूँ। प्रिंसिपल उसके हाथों की तरफ देखते हैं, कैसे संभव है? वो कहता है सर, जिंदगी शतरंज का खेल है, इसलिए एक चाल से किसी को दोबारा मात नहीं दी। उसने बताया कि वो असारी है, लेफ्ट हैंडेड, और अपने सारे काम बाएं हाथ से करता है। मेरे बाएं हाथ का अंगूठा भी सलामत है। एकलव्य पुरानी मानसिकता को अस्वीकार कर बराबरी की मानसिकता को स्थापित कर पहले भी सर झुकाता था और अब भी झुकाता है, पर अब वो ज्यादा सक्षम है। वो उस मिथक को नकारता है जो जातियों में भेद करते हैं। ये कहानी इस पूरे आक्रोश को एक नई दिशा देती है। एकलव्य किसी से कम नहीं, उच्च वर्ग को हर क्षेत्र में माप दे सकता है, बराबरी के लेवल में। ये पॉसिबल कॉन्शियसनेस, दलित चेतना और दलित संवेदना से जो लिखा जाता है वो साहित्य का दलित चरित्र है। इससे जुड़ा और अहम प्रश्न है, क्या दलित ही दलित चेतना का वाहक है? गैर दलित इस चेतना का वाहक बन सकता है क्या? गंगाधर पत्तावड़े लिखते हैं, मेरे लिए दलित जाति नहीं है, दलित एक मनुष्य है। उसकी सामाजिक और आर्थिक परंपराओं में ने दमन किया है। दलित बदलाव और क्रांति करती है। दलित साहित्य को नाव अब दलित लेखक एक व्यापक संदर्भ में देखते हैं, जो उनकी आकांक्षाओं को और आवश्यकताओं को स्वरूप देता है। इसलिए उनके जीवन में विवेचन और पुनर्निर्माण दोनों है। दलित साहित्य स्वांतः सुखाय नहीं है और न ही वह सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य परक आनंद या विचारों के परिमार्जन के लिखा जाता है, बल्कि उन सवालों से जूझता है जो उसके जीवन से जुड़े हैं। उनके साहित्य में एक राजनीतिक संकेत होता है तो एक व्यापक अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। नैरो सेंस में राजनीतिक नहीं, व्यापक सेंस में लाइफ को शेप करना। कुछ बिंदु की आप बात करते हैं। yes. मैं समझता हूँ जो बिंदु इससे उभरते हैं, दलित को दलित की तरह से क्यों ट्रीट किया गया, इसका जवाब दीजिए। क्या क्या कोशिश हुई उससे निकलने के लिए? क्या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बन सकी? इसका लिटरेचर में किस तरह से मैनिफेस्टेशन हुआ? और उसके साथ साथ लिटरेचर का स्ट्रक्चर कैसा बना? और सबसे अहम सवाल जो मैंने आखिर में कहा, क्या दलित लिटरेचर नॉन दलित द्वारा लिखा जा सकता है?